Hello everyone, welcome to Exam Dost, my dear students. I'm back again with one very important video for all of you. तो यार मैंने कल एक वीडियो बनाया था रिगार्डिंग आरआरबी जेईई सीबीटी 2 कैंसिलेशन, जहां पे मैंने अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दिया जो कि बहुत से बच्चों को या अदर कोचिंग सेंटर्स को कहीं ना कहीं डाइजेस्ट नहीं हो पाया होगा। ठीक है, और मैं जानता हूं उसके रिगार्डिंग या उसके अकॉर्डिंगली ऐसा होगा ना कि बहुत सारी स्टूडेंट बॉडी मेरे अगेंस्ट हो जाएगी, या आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की तरफ से भी कोई बयान आ सकता है मेरे अगेंस्ट, बट दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। तो यार देखो, मैं कुछ चीजें एकदम क्लियर कर देता हूं। बहुत सारे बच्चे क्या है उसके अंदर पर्सनल कमेंट कर रहे हैं, पर्सनल एलिगेशन लगा रहे हैं कि यार आप जो है रेलवे के दलाल हो क्या, या फिर आपको जो है रेलवे से क्या बेनिफिट हो रहा है। आप एक चीज सोच के देखिएगा बेटा, मेरा बेनिफिट किस चीज में? मेरा बेनिफिट है री एग्जाम के अंदर, क्योंकि अगर री एग्जाम होगा तो जो बच्चे अच्छा नहीं स्कोर कर पाए वो इंप्रूवमेंट के बारे में सोचेंगे। अब मैं कह दूं यार मैं 500 रुपए में ना मैं आपको 10 दिन की क्लास दे रहा हूं जिसमें आपके 20 नंबर इंप्रूव हो जाएंगे। 500 रुपए, 1000 रुपए तो खरीदने वाले बहुत से लोग होंगे, करेक्ट बात है। और वहां से मैं पैसा बना सकता हूं। तो यार, या फिर चलो पैसा ना भी बनाना चाहूं तो यूट्यूब के व्यूज बना सकता हूं। बहुत ईजी है मेरे लिए कि यार मैं 10 दिन का एक ऐसा कुछ शॉर्ट टर्म कोर्स लॉन्च कर दूंगा कि आप देखो यार और आप निकालो एग्जाम। या फिर चलो सब बात छोड़ो, बच्चों की सिंपैथी गेन कर लूंगा। सिंपैथी गेन करने से जिन बच्चों का इस बार सिलेक्शन नहीं होगा वो अगले साल मेरा कोर्स परचेज कर लेंगे। एनी हाउ मेरा बेनिफिट तो इसी चीज में है ना कि मैं मेजॉरिटी के साथ जाऊं, मेजॉरिटी को सपोर्ट करूं। मेरा बेनिफिट ऐसे किस चीज में हो सकता है कि जहां पे मैं मेजॉरिटी के अगेंस्ट खड़ा हूं। दूसरी बात आप ये सोच के देखो कि रेलवे मेरे जैसे एजुकेटर को क्या ही बेनिफिट दे देगा। मैं तो यार अभी 1 साल मुझे ले दे के हुआ है एई जेई के फील्ड में आए हुए। ऐसा भी नहीं है कि मैं एई जेई के अंदर बहुत ही प्रसिद्ध एजुकेटर हूं, बहुत बड़ा एजुकेटर हूं। गेट के लिए मुझे पढ़ाते हुए 13-14 साल हो गए, तब तो मुझे आईआईटी से कोई बेनिफिट मिला नहीं। ठीक है, अब रेलवे मुझे बेनिफिट देगा जबकि रेलवे वाली फील्ड में मैं आया ही 1 साल पहले हूं। तो एकदम इलॉजिकल चीज है। जस्ट बिकॉज मैं आप लोगों का साथ नहीं दे रहा, या जस्ट बिकॉज मैं आप लोगों को अपीज करने के लिए, आप लोगों को खुश करने के लिए वो ओपिनियन नहीं दे रहा जो शायद मैक्सिमम कोचिंग सेंटर दे रहे हैं, तो डजंट मीन बेटा कि उसके लिए पीछे कोई मेरा हिडन एजेंडा है, हिडन इंटेंशन है। मेरा ओपिनियन बेटा मेरा ओपिनियन होता है। अब कोई बच्चा ऐसा लिखता कि सर आपकी दाल रोटी जो है ना बच्चों से ही चलती है, ये कभी मत भूलिएगा बेटा, बच्चों से चलती है लेकिन बच्चों से भी ज्यादा ना ईमानदारी से चलती है। अगर मैं अपने काम धंधे के साथ बेईमानी करने लगा ना कि जो मुझे नहीं लगता, जस्ट आपको खुश करने के लिए, आपकी बटरिंग करने के लिए मैं करने लगा, तो फिर भाई मेरे से वो काम हो नहीं पाएगा। उससे बढ़िया तो ये है कि मैं आज की डेट में भी कोई सरकारी एग्जाम निकाल दूंगा, कौन बड़ी बात है। ठीक है, सरकारी एग्जाम नहीं निकालूंगा तो किसी कोचिंग में जाकर के नौकरी कर लूंगा। भाई मेरे पास अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है, ठीक है, या मेरे पास ऑप्शंस की कमी नहीं है। मैं एक ऐसा इंसान हूं ना जो इतना जानता हूं कि मैं वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में भी अपनी फैमिली को पालने पोसने के लिए, अपनी फैमिली को प्रोवाइड करने के लिए कुछ ना कुछ फिगर आउट कर लूंगा। और शायद बहुत से बच्चे जो मुझसे अवेयर नहीं है उनको ऐसा लगता होगा कि अंकित सर जो है बहुत सी चीजों पे डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट नहीं है भाई, हमेशा अपना खुद का रास्ता बनाया। जो लोग नहीं जानते इतना जान लो, गेट में 2 बार रैंक 1 लाने के बाद, पीएसयू के ऑफर को ठुकराने के बाद खुद का इंस्टीट्यूट चालू किया, और प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन अनअकैडमी को वहां पे भी करोड़ों का पैकेज छोड़ करके अपनी कंपनी स्टार्ट की है। तो भाई मुझे मत सिखाओ कि मेरी रोजी रोटी कैसे चलती है, कैसे नहीं चलती है। अब बात कर लेते हैं बेटा फैक्ट्स के बारे में। ठीक है, तो कुछ चीजें फटाफट से रिवाइंड कर देता हूं। शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 के बच्चों में इंटरसेक्शन नहीं है। किसी भी जोन के अंदर ऐसा नहीं हुआ कि 2 शिफ्ट के अंदर एग्जाम कंडक्ट कराया गया हो, तो शिफ्ट 2 के रिकंडक्ट होने से शिफ्ट 1 वालों के स्कोर पे असर नहीं पड़ता। ठीक है, पहली बात तो शिफ्ट 1 वाले जो ये बोल रहे हैं कि कैंसिल होना चाहिए, पहली बात बेटा जी आपके लिए एग्जाम फेयर हुआ। ठीक है, 1 बाय 1 अपने पॉइंट रखूंगा। आप लोगों के लिए एग्जाम एकदम फेयर कंडक्ट हुआ, जितने बजे जिस तारीख को बोला गया कंडक्ट कराया गया। अब आप उसमें नहीं परफॉर्म कर पाए या आप तैयारी पूरी नहीं कर पाए, इसकी जिम्मेदारी रेलवे की नहीं बनती है, और इस चीज के लिए आप खुद ही जिम्मेदार हो। इतने सारे ऑनलाइन के अंदर क्लासेस चल रहे थे, मैंने खुद पूरा का पूरा वंदे भारत क्रैश कोर्स कराया है। ठीक है, पूरा का पूरा रिवीजन कराया जिसमें से काफी सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए, और ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट था। और मल्टीपल टीचर दबा दब एक के बाद एक मैराथन ले रहे थे, और आप तब भी अगर तैयारी नहीं किए और आप कहते हो ना कि मुझे 10 दिन मिल जाए मैं 20 नंबर इंप्रूव कर लूंगा, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं आपको 1 महीना और मिल जाए आप 10 नंबर इंप्रूव नहीं कर सकते। क्योंकि अगर इतने लंबे समय में आप 90 नंबर 80 नंबर की तैयारी कर पाए
तो मुझे ये बताइए आप पहले क्या कर रहे थे? आप पता है क्या कर रहे थे? आप सीबीटी 1 के रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। जब सीबीटी 1 का रिजल्ट डिले हो रहा था, मैंने तब भी आपसे ये बात बोली थी कि तैयारी कर लो, वेट मत करो रिजल्ट का। सीबीटी 2 एनी विच वेज होना ही होना है, नहीं भी होगा तो आपकी तैयारी आने वाले एग्जाम्स में काम आ जाएगी। फिर सीबीटी 2 की कायदे से डेट बनती थी 19-20 मार्च की, हुआ ये 22 अप्रैल को। आपको एक महीने का एक्सटेंशन मिला। अगर एक महीने का एक्सटेंशन आपको मिल गया, आपकी तैयारी तो कायदे से 19 मार्च को रेडी होनी चाहिए थी, उसके बाद एक महीना तो आपको बफर मिल गया और फिर भी तैयारी कम रह गई। सोचने वाली बात है। और अब आप ये कहते हो 10 दिन और मिल जाए मुझे। अरे भाई, रेलवे ने तो पूरा का पूरा महीना भर तुमको एक्स्ट्रा दे दिया था, अब उसके बाद 10 दिन की गुंजाइश कहां से रह जाती है? और अगर तैयारी अधूरी है, तैयारी पूरी नहीं है, तो भाई इस साल एसएससी का फॉर्म निकलेगा, आरआरबी का फॉर्म निकलेगा, भरिए, अपनी योग्यता को साबित कीजिए और एग्जाम निकालिए। अब दूसरे इश्यू पे आता हूं। अब क्या है ना, अचानक से ये चीजें पॉपअप हो रही हैं। सर मेरे सेंटर में जो है ना सर्वर डाउन हो गया था, सर मेरे सेंटर पे एग्जाम लेट चालू हुआ था। मुझे ये बताइए, जब आप 22 तारीख को एग्जाम देके निकले, 23 तारीख को, 24 तारीख को, 25 तारीख को कोई इशू नहीं था। 26 को रेलवे ने कैंसिल किया, 26 की रात, 27 की सुबह आपको ये याद आता है, अरे हमारे सेंटर पे भी तो टेक्निकल इश्यूज हुए थे। अरे भाई, टेक्निकल इश्यूज हुए थे तो बाहर आते ही क्यों नहीं रिपोर्ट किए? चलो रिपोर्ट कुछ ना करते, ट्विटर पे ट्वीट क्यों नहीं किए? कहीं किसी आर्टिकल में ये बात क्यों नहीं छपी? किसी बच्चे ने कहीं आके एक बात क्यों नहीं बोली कि सेंटर में इशू था? यहां तक कि बहुत से टीचर सेंटर्स पे विजिट करके वीडियो बनाए कि कैसा बच्चों का अनुभव रहा। किसी एक बच्चे ने ये बात नहीं बोली कि सर सेंटर पे ग्लिच था। यहां तक कि जब मैंने रेलवे में पेपर डिस्कस किया, रेलवे के ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन डिस्कस किए, तब भी एक भी बच्चे ने ये बात नहीं बोली पेपर देने में तकलीफ हुई, नहीं हुई। ठीक है। अब अचानक से तकलीफ हो गई क्योंकि शिफ्ट 2 वालों का कैंसिलेशन हुआ, और ये तकलीफें जो अचानक से हो रही है ना, ये सब का सब ऑर्केस्ट्रेटेड है, सब का सब एक ड्रामा रचा जा रहा है। आप लोगों को कहां से इंफॉर्मेशन मिल रही है, कहां से आप लोग ये चीजें सीख रहे हो, एग्जैक्टली मुझे पता नहीं, लेकिन भाई अचानक से इतने सारे कमेंट एक ही डायरेक्शन में पॉपअप हो जाना इज नॉट अ कोइंसिडेंस। इतना तो भाई मैं भी कल पैदा नहीं हुआ हूं, इस इंडस्ट्री में पहले से हूं। ठीक है। तो भाई टेक्निकल इश्यूज अगर थे, चलो मैं कहता हूं 1% चांस है जेन्युइन भी है कोई बच्चा, तो मेरे भाई उस चीज को इसके साथ थोड़ी ना क्लब करोगे कि सीबीटी 2 में सवाल रिपीट हो गए शिफ्ट 2 के पेपर में। आपको इस बात को अलग से रेलवे के नोटिस में लाना चाहिए, और अगर यह बात साबित होती है कि ऐसा कोई ग्लिच था, तो एटलीस्ट जिन सेंटर्स पे ग्लिच हुआ उनके लिए पेपर रिकंडक्ट होना चाहिए। अब तब भी ये मत एज्यूम कर लेना कि बहती गंगा में हाथ धो लोगे। मान लो बड़ौदा के सेंटर में जाके दिक्कत हुई है और बैंगलोर वाला रीअटेम्प्ट कर लेगा, नहीं होगा भाई, ऐसे ऐसे नहीं होता है। अगर किसी सेंटर में ग्लिच है तो उन बच्चों के लिए पेपर एक बार के लिए रिकंडक्ट कराया जा सकता है, हर बच्चे के लिए नहीं होता। ठीक है। तो ये तो भाई सबसे पहले एक माहौल बनाया जा रहा है ना, एक वाइब बनाई जा रही है, वो मैं किल कर देता हूं। दूसरा पॉइंट, सर बाकी बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, उन्हें एक एडवांटेज मिल रहा है। भाई साहब, रेलवे का ऑब्जेक्टिव एडवांटेज ना तो देने का है, ना ही किसी को डिसएडवांटेज प्रोवाइड करने का है। उनका ऑब्जेक्टिव है अपनी गलती को सुधारना। सीधी सी 100 बात की एक बात। अब गलती को सुधारने जाएंगे तो किसी ना किसी को एडवांटेज मिलेगा, किसी ना किसी को डिसएडवांटेज मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। अब जो बात आप कह रहे हो एडवांटेज डिसएडवांटेज की, मुझे बताइएगा इस देश में रिजर्वेशन से क्या कोई एडवांटेज नहीं मिलता है? आप ये कहते हो, एक बच्चा तो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल लिख के गया, अमर अकबर एंथनी वाला, मेरे कमेंट सेक्शन में, कि अमर और अकबर दो बच्चे हैं, साथ में तैयारी किए, दोनों के 80 नंबर आए, एक बच्चे को सेकंड मौका मिला, तो वो तो सुधार लेगा। पहली बात तो क्या गारंटी है वो सुधार लेगा? और दूसरी बात है, दोनों साथ में तैयारी की, एकदम एक साथ में थे, तो अलग अलग जोन काहे के लिए भरे थे? और तीसरी बात ये हो जाती है, अगर अमर और अकबर में से एक कैटेगरी स्टूडेंट है तो वो तो 80 नंबर पे सिलेक्ट हो गया, दूसरा रह गया। कहां इक्वालिटी की, कहां फेयरनेस की बात कर रहे हो भाई? कौन से फेयरनेस की आप लोग बातें करने रच रहे हो यहां पे? अब आप आते हो कि सर राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी। मुझे बताइए सभी जोन्स में क्या बराबर सीटें हैं? कैसे इक्वल अपॉर्चुनिटी है मुझे बता दीजिए। क्या सिविल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल सब में हर एग्जाम में बराबर सीटें आती हैं? कैसे इक्वल अपॉर्चुनिटी है? कैसे इक्वल अपॉर्चुनिटी है? क्यों सिविल की सीटें इलेक्ट्रिकल से ज्यादा होती हैं? क्यों सिविल की सीटें मैकेनिकल से ज्यादा होती हैं? तब नहीं आता राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी। भाई ये कौन सा ऐसा राइट है, अगर मेरे फेवर में काम करेगा तो मैं इसको एक्टिवेट करूंगा, और मेरे अगेंस्ट में जाएगा तो ऐसा तो कोई राइट एग्जिस्ट ही नहीं करता। अरे भाई साहब, पहले राइट ढंग से पढ़ तो लीजिए, राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी।
राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी का मतलब ही अलग है भाई, किसी कैंडिडेट के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। इट डजंट मीन कि रेलवे अगर रिकंडक्ट कराएगा एग्जाम जस्ट बिकॉज उससे गलती हुई है तो सबके लिए कंडक्ट कराना चाहिए। दैट इज नॉट राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी, क्योंकि यहां अपॉर्चुनिटी नहीं दी जा रही, इसमें अपॉर्चुनिटी वो बच्चे खोज ले रहे हैं जिनके मार्क्स कम है। अपॉर्चुनिटी आप खोज रहे हो, अपॉर्चुनिटी देने का तो मुद्दा यहां पे है ही नहीं, ना ही उद्देश्य है। बात यह है एग्जाम में गड़बड़ी हुई है, उस एग्जाम को रिकंडक्ट कराने की बात आती है। अब अपॉर्चुनिटी तो सर मिल ही रही है ना, उनको तो एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है। तो मेरे बच्चों मुझे एक चीज बताना, इसी साल का एग्जांपल लेता हूं, गेट का इलेक्ट्रिकल का पेपर 1 या 2 तारीख में होता है और वहीं ईसी का पेपर 15-16 तारीख के अंदर कंडक्ट कराया जाता है। बीच में 15 दिन का गैप है जिसमें मेमोरी बेस के आधार पे बच्चों ने एप्टी देख लिया, बच्चों ने कॉमन सब्जेक्ट कम से कम 7 देख लिए। क्या उनकी तैयारी बेहतर नहीं हो गई? और ये दोनों ब्रांच के बच्चे इलेक्ट्रिकल ईसी जाकर के सेम एमटेक सीट के लिए लड़ेंगे, तब कौन सी इक्वल अपॉर्चुनिटी थी भाई? तब कौन सा आपका यहां पे इक्वालिटी की बात थी? तब कौन सा एडवांटेज की बात नहीं थी भाई? एडवांटेज तो हमेशा होता ही है, किसी ना किसी को एडवांटेज तो हमेशा मिलता है मेरे भाई, और हर जगह मिलेगा। इवन हर स्पोर्ट्स के अंदर एडवांटेज मिलेगा। ये तो मैं पढ़ाई की बात कर रहा हूं, स्पोर्ट्स तक के अंदर एडवांटेज मिलेगा। क्रिकेट तो छोड़ो, चलो टेनिस की बात कर लो, कोई खिलाड़ी क्ले पे अच्छा होता है, कोई ग्रास पे अच्छा होता है, क्या एडवांटेज नहीं होता है किसी एक पर्टिकुलर टाइप के मैदान पे? तो भाई एडवांटेज तो किसी ना किसी को रहेगा। और इस देश के संविधान के अंदर भी चले जाओ तो मुझे बताओ, क्या रिजर्वेशन बाय डिफॉल्ट एक एडवांटेज है या नहीं है? ठीक है, हार्श वर्ड्स बोल रहा हूं, लेकिन भाई कौन सा इक्वालिटी, कौन सा फेयरनेस, कौन सा फ्रीडम? फेयर 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 की तो तुम लोग बात कर ले रहे हो यहां पे, कैसे? मुझे ये बताओ, आप जूनियर इंजीनियर बनने की तैयारी कर रहे हो, आपका सीबीटी 1 पूरा नॉन टेक्निकल होता है, ये फेयर है? ये फेयर है? अरे भाई फेयर कैसा फेयर? उन्होंने सबका एग्जाम कंडक्ट कराया, एक एग्जाम में गड़बड़ी हो गई, उसको रीशेड्यूल करा दे रहे हैं। इसमें जिन बच्चों को पूरा मौका मिला, 1 महीने का एक्सटेंशन मिला, जिनके पेपर में भी कोई गड़बड़ी नहीं आई, अब ये कहना कि शिफ्ट 2 वालों को एडवांटेज मिल रहा है, गलत बात है। क्योंकि भाई आपको आपका फेयर चांस मिला, ठीक है। अब शिफ्ट 2 के अंदर मुझे ये बता दो, क्या 100% बच्चे खुश हैं पेपर रिकंडक्ट होने से? उस बच्चे का क्या जिसके 95 के ऊपर और 100 के ऊपर आ रहे हैं, उसके लिए भी तो अनफेयर हो रहा है। और जो बच्चे ये कह रहे हैं कि शिफ्ट 1 वाले देने के लिए तैयार है, आप मुझे लिखवा के दे दो 100% बच्चे एग्जाम देने के लिए तैयार हैं शिफ्ट 1 वाले। अरे भैया नहीं देना चाहते हैं ना सारे के सारे, जिसका अच्छा हुआ है वो क्यों दोबारा देना चाहेगा? आप क्या कहते हो, री एग्जाम से बच्चा डरता नहीं है। अरे क्यों नहीं डरेगा भाई, क्यों नहीं डरेगा? मान लो उस दिन सेंटर पे नहीं पहुंच पाया, मान लो उसका सर्वर नहीं चला, मान लो उसका कंप्यूटर नहीं चला, मान लो उसकी तबीयत खराब हो गई, मान लो उसके पास इतना पैसा नहीं है कि दोबारा ट्रैवल करके एग्जाम सेंटर तक जाए, कुछ भी गड़बड़ हुई तो हाथ आई नौकरी हाथ से निकल जाएगी। कितने कितने सालों की मेहनत होती है बच्चों की इसके पीछे, जस्ट बिकॉज किसी और को चलो एक एक्स्ट्रा मौका मिल रहा है। आपको मौका चाहिए तो जिन बच्चों की मेहनत सफल हुई है उनकी मेहनत पे भी पानी अपने को फेर देना चाहिए, क्योंकि भाई आपको इस बात से जेलसी हो रही है कि मेरे दोस्त को कैसे मौका मिल गया। सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ ये एनवी है, ये सिर्फ और सिर्फ एक जेलसी की फीलिंग है कि यार मेरे साथ फलाना बच्चा तैयार करता उसको एक और मौका मिल गया। और मैं बता दूं फिर भी अगर कोई 80 वाला बच्चा 100 नंबर पे जाता है तो क्या गारंटी है कि उसका सिलेक्शन होगा? कि जो बच्चा 100 पे था वो 120 पे नहीं जाएगा, वो 130 पे नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। अब एक और पॉइंट आता है, उन्हें पैटर्न पता चल गया। अरे गधो, 2018 और 2025 का पैटर्न तो सेम ही था ना, सिलेबस तो सेम ही था ना। 2025 के अंदर कौन सी ऐसी बात पूछ ली गई जो कि बिल्कुल आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन आ गई? चलो मैं मान लूं कि 10 सवाल ऐसे आ गए जो आप एक्सपेक्ट करके नहीं गए थे, पैटर्न तो वही का वही है। मैक्सिमम पेपर थ्योरी का है, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, कंप्यूटर, एनवायरो, सबका वेटेज उतना ही है जितना बोला गया था। तो पेपर का पैटर्न कैसे बदल गया? पेपर का पैटर्न पता चल गया। चलो आप कह दो इंटरफेस मालूम चल गया, तो इंटरफेस के लिए तो आरआरबी ने पहले ही रिलीज कर दिया था इंटरफेस, कि देख लो कैसा दिखेगा एग्जाम। अरे तो सारी जानकारी तो थी भाई, और तुम्हारा तो कहीं से कहीं तक कंपटीशन ही नहीं है शिफ्ट 2 वाले बच्चों के साथ। अब अगर तुम्हारा कोई 2 शिफ्ट 2 के अंदर बैठा था उसको नौकरी मिल जाती है इस रेलवे के ग्लिच की वजह से, तो भाई तुम उससे कंपीट कर रहे हो ना। रेलवे ने तो पेपर वैसा नहीं बनाया था ना कि जो आप दोनों आपस में कंपीट करो। रेलवे ने बोला था एक जोन के बच्चे एक शिफ्ट में पेपर देंगे और आपस में कंपीट करेंगे,
अब तुम किसी और जोन के किसी और शिफ्ट के बच्चे के साथ कंपीट कर रहे हो भाई, वो तुम्हारा पर्सनल कंपटीशन है, वो बाय डिफॉल्ट एग्जाम के डिजाइन में नहीं है। ठीक है, चलो भाई ये सारी चीजें तो हो गई। अब मैं बात करता हूं कुछ फैक्ट्स के बारे में। ठीक है, ये देखिए, नीट यूजी 2024 में ग्रेस मार्क्स दिए गए कुछ बच्चों को, कंट्रोवर्सी हुई। 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिले थे, जिससे एक दावा किया गया था कि भाई एग्जाम में गड़बड़ी हुई है, धांधलेबाजी हुई है। एग्जाम सिर्फ उन बच्चों का हुआ जिनको ग्रेस मार्क्स मिले थे। क्यों? सबका क्यों नहीं करा दिए? तो देश का इतना बड़ा एग्जाम है, 20-25 लाख बच्चे देते हैं, तो यहां कैंडिडेट्स आइडेंटिफाई हो गए कि गड़बड़ी कहां हुई है, तो री एग्जाम सिलेक्टिव था। अगली कंट्रोवर्सी पे आते हैं, सीयूईटी यूजी 2023, तो टेक्निकल ग्लिच आ गया सेंटर पे, तो यूपी, दिल्ली, एनसीआर, बिहार के कुछ सेंटर पे सर्वर बैठ गया, तो सिर्फ उन सेंटर्स का एग्जाम कराया गया, ना कि पूरे देश के अंदर री एग्जाम कंडक्ट कराया गया। तो जब भी फॉल्ट लोकलाइज्ड होता है, किसी एरिया में रिस्ट्रिक्टेड होता है, तो सेंटर स्पेसिफिक रीशेड्यूलिंग होती है। जेई मेन 2022 अगेन सर्वर फेलियर हुआ, एग्जाम डिसरप्ट हो गया, तो लॉगिन नहीं हो पाया कुछ सेंटर्स पे, तो उन्हीं बच्चों का री एग्जाम कराया गया। अब क्वेश्चन तो इन्हें भी मालूम चल गए थे। ठीक है, सिलेक्टिव सेकंड चांस मिला। सीटीईटी 2021 पंजाब और बिहार के अंदर एग्जाम कैंसिल किया गया, तो सिर्फ उन्हीं सेंटर्स के लिए एग्जाम रिकंडक्ट कराया गया। पेपर तो इनको भी मालूम चल गया था, इनको भी एक सेकंड मौका मिल गया। यूजीसी 2020 कोविड-19 के रिस्ट्रिक्शन के चलते कुछ बच्चे एग्जाम में नहीं पहुंच पाए, तो भाई यहां पे आपका उन्हीं बच्चों के लिए री एग्जाम कराया गया जिन सेंटर्स में कोविड-19 की वजह से बच्चे नहीं पहुंच पाए थे। ठीक है, तो इतने सारे हमारे सामने एग्जांपल्स हैं जहां पे कुछ सिलेक्टेड बच्चों के साथ गलत हुआ, कुछ सिलेक्टेड सेशंस, कुछ सिलेक्टेड एरियाज के अंदर अप डाउन हुआ, और उन स्पेसिफिक रीजन्स के लिए एग्जाम रिकंडक्ट कराया गया। और सेम पॉलिसी बेटा रेलवे फॉलो कर रहा है। और ये जो डिसीजंस दिए गए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए डिसीजंस हैं, आपको क्या मजाक लगता है पूरे देश में री एग्जाम करा देना, जबकि कोई गलती भी नहीं है किसी एक एग्जाम के अंदर, जस्ट बिकॉज किसी और बच्चे को एक मौका मिल रहा है जिससे आपकी रैंक अप डाउन नहीं हो रही है। पहली बात तो आपको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, बस ये कि उसको क्यों मौका मिल गया, उसको सेकंड चांस क्यों मिला, अगर मुझको सेकंड चांस नहीं मिला। दिक्कत सिर्फ इतनी सी है, ऐसा नहीं कि मेरा स्कोर घट जाएगा, मेरा स्कोर बढ़ जाएगा, कुछ भी नहीं है, बस उसको आपने कैसे मौका दे दिया जब मुझे मौका नहीं मिला, ये बात है। जबकि मौका तो रेलवे दे ही नहीं रहा, रेलवे सिर्फ अपनी गलती सुधार रहा है। ठीक है, अब ऑब्वियसली वहां पे कुछ बच्चे होंगे शायद जो पहले सिलेक्ट ना हो रहे हो, अब हो जाए, बिल्कुल हो सकता है ऐसा केस, लेकिन भाई उसमें वो सब साइड इफेक्ट है, दैट इज नॉट एट ऑल द ऑब्जेक्टिव। और आप कैसे ये कह सकते हो कि शिफ्ट 1 का एग्जाम रिकंडक्ट कराओ? क्या 100% जनता इस चीज के फेवर में नहीं है? कोर्ट केस भी करोगे तो अगेंस्ट में तो वो लोग भी खड़े होंगे जिनका बेहतर परफॉर्मेंस हुआ है। और भाई देखो, कभी भी ऐसी सिचुएशन आएगी, एग्जाम में सिलेक्शन तो मात्र 10-20% बच्चों का होगा, 80% तो वैसे भी नहीं ना सिलेक्ट होंगे, तो उन 80% को तो चाहिए ना कि एक और मौका मिल जाए। बट आप फेयर अगर होने की बात करें तो आप एग्जाम दोबारा लिख सकते हैं ना। 2025 का कितना दूर रह गया एग्जाम? आप में से कुछ बच्चे ये बोले कि जो बच्चे अच्छे होते हैं पढ़ने में वो री एग्जाम से नहीं डरते। अरे तो तुम जब सीबीटी 2 तक पहुंचे तो सीबीटी 1 दोबारा देने से क्यों डर रहे हो? 2025 का सीबीटी 1 लिखो, फिर दे देना सीबीटी 2। तुम भी तो अच्छे हो पढ़ने में भाई, सीबीटी 2 तक पहुंचे हो, तुम काहे डर रहे हो दोबारा सीबीटी 1 लिखने से? दे दो दोबारा से सीबीटी 1, क्या दिक्कत है इसमें? तो मेरे भाई, जिन लोगों ने अच्छी मेहनत की, जो अच्छा नतीजा लेकर के आया, उनकी मेहनत पे पानी फेरने पे क्यों तुले हुए हो कि मुझे एक सेकंड अपॉर्चुनिटी चाहिए? और इस बहाव में जितने जेन्युइन कैंडिडेट बहते हैं बहने दो, जितने बर्बाद होते हैं बर्बाद होने दो, मुझे बस कैसे भी एक सेकंड अपॉर्चुनिटी मिल जाए, क्योंकि और किसी को सेकंड अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अब जो आपका एक दावा है कि भाई एडवांटेज मिल गया, कुछ एक्स्ट्रा दिन मिल गए तैयारी के, आ जाओ मैं आरआरबी पे ही आ जाता हूं। आरआरबी 2018 में ग्रुप डी का एग्जाम 3 महीना चला था, क्योंकि 1.5 करोड़ से भी ज्यादा बच्चे इसके अंदर बैठे थे 3 महीना। तो क्या जो दिसंबर में दे रहा होगा उसे एडवांटेज नहीं था सितंबर वाले बच्चे का पेपर जानने का? क्या उसको एडवांटेज नहीं था? तो ग्रुप डी का एग्जाम तो कम से कम 30 दिन चलता है। अगर आप यहां पे देखोगे 30 से ज्यादा ही दिन चलता है जब जब एग्जाम कंडक्ट होता है भाई। और 30 दिन से ज्यादा जब एग्जाम खींचता है तो क्या किसी को एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिल रहा? क्या किसी को ऑलरेडी क्वेश्चन नहीं पता चल रहे क्या आ रहे हैं? तो भाई एडवांटेज तो मिल ही रहा है। अब बात यह आती है, देखो एक दो कंसर्न मुझे जो कि जेन्युइन लगे।
रेलवे को सबसे पहली चीज करनी चाहिए कि एडमिट कार्ड सिर्फ उन्हीं बच्चों का इशू होना चाहिए जो सीबीटी 2 में शिफ्ट 2 के अंदर बैठे थे। जो नहीं पहुंच पाए किसी भी कारण से या जो एब्सेंट थे उन्हें दूसरा मौका देना गलत है, क्योंकि उनका तो वैसे भी नहीं कटा पेपर में क्वेश्चन रिपीट होने से। और यह चीज बहुत इजीली की जा सकती है कि जितने बच्चों का पेपर सबमिट हुआ सिलेक्टिवली उन्हीं बच्चों के एडमिट कार्ड री इशू किए जाएं, जिससे अपॉर्चुनिटी की बात ही नहीं आती। दूसरी बात कि जब आप पेपर अब की बार सेट करें तो मेक श्योर खास करके नॉन टेक में सेम टॉपिक से आप सवाल ना पूछें। अगर आप मौर्यन हिस्ट्री के बारे में बात करें तो इस बार मत बात कीजिए ना, आप इस बार मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में बात कर लीजिए। अगर आप क्वेश्चंस के टॉपिक या कॉन्सेप्ट बदल देते हो, जो कि बहुत आसान है, इतनी बड़ी बात नहीं है, 150 क्वेश्चन टेक प्लस नॉन टेक के बनाने में आप टॉपिक्स चेंज कर सकते हैं। तो वो जो पेपर देखने वाला एडवांटेज है या बच्चा पहले पेपर दे चुका था, वो एडवांटेज भी नलीफाई किया जा सकता है। अगर ये दो चीजें की जाएं तो दैट इज वेरी गुड। इसके लिए आपको आवाज उठाना चाहिए कि एब्सेंट कैंडिडेट को अलाउ ना किया जाए री एग्जाम में, क्योंकि जो बच्चा पहले नहीं दिया था कायदे से उसने तो उम्मीद छोड़ी थी ना, वो तो वैसे भी 2025 का देता, तो अब उसको कोई एडवांटेज नहीं मिलना चाहिए। और पेपर जो इस बार सेट हो, पेपर इस बार के पेपर से डिफरेंट आपका सेट होना चाहिए। न्यूमेरिकल थ्योरी का प्रोपोर्शन आप सेम रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट एटलीस्ट आप क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट बदल दीजिए, डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे सवाल पूछ लो। चलो 8-10 सवाल आ भी गए सेम कॉन्सेप्ट पे, कोई तकलीफ नहीं है टेक्निकल में, क्योंकि इतना वाइड वैरायटी पॉसिबल नहीं है, लेकिन बाकी क्वेश्चंस तो चेंज कीजिए ना। जस्ट उन दो पेपर को लगा लेने से किसी को पेपर में एडवांटेज नहीं मिलना चाहिए रिकंडक्शन के अंदर। इस चीज पे आवाज उठाओ, ठीक है, जो कि फेयर है। आप ये कहो उसको चांस मिल रहा है, अरे तो चांस फेयर मिले ना उसको, उसको रेलवे की गलती का एक रिकंडक्शन का मौका मिलना चाहिए, ना कि इस बात का एडवांटेज कि वो पेपर पहले से देख के जा रहा है। इस चीज के एडवांटेज के खिलाफ आवाज उठाना फिर भी जायज है। और दूसरी बात बेटा मैं बता दूं कि मैं एक बहुत छोटी सी हस्ती हूं, कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूं। मेरे वीडियो बना देने से या मेरे वीडियो पे कमेंट आ जाने से ना तो रेलवे मेरी सुन लेगा, ना ही रेलवे मेरे फेवर में आके खड़ा हो जाएगा। रेलवे इस देश का जो रेलवे है ना, दुनिया का सबसे बड़ा रेलवेज है, ठीक है। तो भाई उसको मेरे जैसे किसी एक आम आदमी के वीडियो बना देने से कोई घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं आपको ऑनेस्टली बता दे रहा हूं, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं आपके फेवर में खड़ा रहा हूं, अगेंस्ट में। रेलवे ने नोटिस जारी कर दिया है, अगर आपको इतनी तकलीफ है आप कह दो बॉयकॉट रेलवे। जो बच्चे इस बार सिलेक्ट नहीं हुए मत भरना 2025 का फॉर्म, बोल दो भैया हमें नहीं भरोसा है रेलवेज पे, हमें यकीन नहीं है कि आप लोग फेयर करते हैं बच्चों के साथ, आप अनजस्टिफाइड करते हैं, हम नहीं देंगे फॉर्म, हम भरेंगे ही नहीं, हम अपीयर ही नहीं करेंगे, हमें रेलवे का रिक्रूटमेंट चाहिए ही नहीं। बट ऐसा नहीं होगा ना, आप बैठेंगे फिर भी, आप बैठेंगे फिर भी, कितना भी आप उसको बोर्ड को गाली दे लें, कितना भी आप उसे क्रिटिसाइज कर लें, फिर भी आप एग्जाम देंगे, क्योंकि नौकरी किसको नहीं चाहिए भाई, सीधी सी बात है, किसको नहीं चाहिए नौकरी, सबको चाहिए ना भाई। तो बॉयकॉट भी नहीं कर सकते, गाली भी देना है, फिर जॉब भी वहीं से चाहिए, यार ये चीजें ऐड अप नहीं होती हैं। और मैं आपको आखिरी में फिर से मैं ये बात दोहरा दूं भाई, मेरा धंधा ज्यादा अच्छा चलेगा, ज्यादा बनेगा अगर मैं मेजॉरिटी के सपोर्ट में खड़ा होता हूं जिनका पेपर अच्छा नहीं गया, क्योंकि वो मेरा कोर्स परचेज कर सकते हैं। जिनका एनीवेज अच्छा गया वो तो नहीं ना परचेज करेंगे कोर्स। बट भाई मुझे कोर्स इन तरीकों से नहीं बेचना ना, मेरा कंटेंट पसंद आए, आपको लगे कि मैं आपकी नॉलेज में कुछ एडिशन कर पा रहा हूं, मैं आपको कॉन्सेप्ट अच्छे सिखा पा रहा हूं, आप खरीदिए। और आपको लगता है कि नहीं यार कहीं फलाना जगह सस्ता मिल रहा है कोर्स, टीचर का तो उसका भी समझ आ रहा है या उस टीचर का इससे ज्यादा अच्छा समझ आ रहा है, आप वहां से पढ़िए भाई। मेरा काम है ईमानदारी से जिन बच्चों से मैंने पैसा लिया उन्हें बेस्ट कंटेंट डिलीवर करना, अपनी काबिलियत से जो बेस्ट हो सकता है। मैं नहीं कहता कि बाकी टीचरों के मुकाबले मेरा कंटेंट कैसा है, वो जज आप ही कर सकते हो, लेकिन अपनी काबिलियत से जो बेस्ट हो सकता है वो प्रोवाइड करना मेरी जिम्मेदारी है, और वो मैं करूंगा, ठीक है। अब कोई कहता वन मैन आर्मी कैसे हो, भाई वन मैन आर्मी तो हम हैं, ठीक है, सारे सब्जेक्ट खुद पढ़ाते हैं, जो उखाड़ना उखाड़ लो, सीधी सी बात है, ठीक है। आप मुझे नहीं जानते डजंट मीन कि भाई मैं पॉपुलर नहीं हूं, या डजंट मीन कि मैं कोई एक अच्छे लेवल का एजुकेटर नहीं हूं भाई। अब ऐसा अगर मैं बात करूं ना, जब मैं गेट की तैयारी करता था तो मेरे को मेडिजी का नाम नहीं पता था पहली पहली बार, तो इससे मेडिजी थोड़ी ना छोटा इंस्टीट्यूट हो गया, मूर्ख तो मैं ही हुआ। तो भाई आपके जानने मानने ना मानने से मेरी लाइफ में सच में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं सिर्फ फैक्ट्स पे बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ उन मुद्दों पे बात कर रहा हूं जो सच है, ठीक है। तो मैंने आपको इतने सारे एग्जाम्पल दे दिए, तो भाई इन चक्करों में मत पड़ो कि शिफ्ट 1 कैंसिल होगा, रिकंडक्ट होगा। आने वाले एग्जाम्स पे फोकस करो, यूट्यूब से तैयारी करो, किसी भी प्लेटफॉर्म से तैयारी करो, तैयारी करो।
आप लोगों के दिमाग के साथ जो खेला जा रहा है, जो प्रोपोगेंडा चलाया जा रहा है, इसमें बहुत सी जिंदगियां बर्बाद होंगी। कोचिंग वाले पैसा बना लेंगे डेफिनेटली। मैं नहीं कहता मुझे पैसा दो, मैं नहीं कहता मेरा कोर्स ज्वाइन करो, लेकिन भाई अपनी जिंदगी क्यों खराब कर रहे हो? ये जो मौका हाथ से जाएगा, ये जो जिंदगियां खराब होंगी, इसका जवाब ना तो खुद को दे पाओगे, ना ही आपके माँ बाप को, और कोई कोचिंग वाला फिर आपका जवाब देने तो नहीं आएगा ना। जो आपका समय जा रहा है, चलो पैसा आपका कोई भी लौटा देगा, या पैसे का बेनिफिट दे देगा, डिस्काउंट दे देगा, समय कोई लौटा सकता है क्या? कोई भी समय नहीं लौटा सकता भाई। तो ये जो समय तुम बर्बाद कर रहे हो ना, ये बाद में आपको दोबारा से काटेगा। फिर हालातों को ब्लेम कर लेना, परिस्थितियों को ब्लेम कर लेना, किसी को भी, एक्चुअल ब्लेम आपको होना चाहिए, क्योंकि आपके हाथ में आज टाइम और उसको बर्बाद करने का डिसीजन सिर्फ और सिर्फ आपका है। तो अब आपके ऊपर है, आप समय को बर्बाद करना चाहते हो या यूटिलाइज करना चाहते हो। करियर आप ही लोगों का अफेक्ट होगा, कुछ नहीं होगा। कोचिंग वाले थोड़ा दिन ढिंडोरा पीटेंगे इस चीज का। आप लोगों से हो सकता है कोई फॉर्म फिल करा लें, आपकी डिटेल्स ले लें, आपसे कंसेंट ले लें, क्या फर्क पड़ेगा? कोचिंग का कंसेंट कोर्ट मानेगा क्या? कोई नहीं मानेगा। सरकारी बॉडी अगर कोई पोल लेती है, ओपिनियन लेती है, कंसेंट लेती है, उस पर सिग्नेचर मैटर करता है किसी सरकारी कागज पे। ये गूगल फॉर्म भर के अपनी डिटेल्स भर देने से, ये कह देने से हाँ जी हमको चाहिए री एग्जाम, सिर्फ डेटा कलेक्शन हो रहा है जिसपे मार्केटिंग होगी और कुछ भी नहीं हो रहा है। दैट इज द हार्श रियलिटी। ठीक है, चलिए भाई, तो उम्मीद करता हूं कुछ लोगों को मेरी बात समझ में आएगी। नहीं समझ में आया तो आप लोगों का नेगेटिव फीडबैक वेलकम है। अब गाली देना चाहते हैं, बिल्कुल कमेंट में गाली दीजिए, वीडियो को डिसलाइक कीजिए और अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाइए, अपनी जिंदगी को और सुकून में बनाइए। अगर आपके दिमाग को शांति मिलती है मुझे गाली देने से या इस वीडियो को डिसलाइक करने से, बिल्कुल कीजिएगा। अगर मैं इस तरह से भी आपकी मदद कर पाया, आपके माइंड को काम कर पाया, तो आई विल बी हैप्पी टू डू सो। ठीक है, चलिए, थैंक यू।